हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। पिछले वीडियोस में मैंने बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट के साथ एनालिसिस किया था। आज मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बीपीएससी 67th बीपीएससी के हिस्ट्री के प्रश्न पत्रों को कॉन्सेप्ट के साथ एनालिसिस करेंगे। तो चलिए आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था। इसका उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें चेर शासक भी आते हैं, पश्चिमी शक शासक भी आते हैं, कुषाण शासक भी आते हैं। इन सभी का रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध था। अब इसमें कुछ फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं जो इसकी चर्चा मैं कर देना चाहता हूँ। इसमें कुषाण शासक और शक शासक विदेशी आक्रमणकारी शासक थे। इसमें पूछे जा सकते हैं इस तरह से सवाल कि इसमें से कौन से विदेशी आक्रमणकारी शासक थे। तो इसमें कुषाण, शक और इसके अलावा दो और शासक थे जिसको कि इंडो ग्रीक शासक और पहल्लव शासक या इंडो पार्थियन शासक कहते हैं। तो ये चारों को विदेशी आक्रमणकारी शासक कहा जाता है। कभी कभी इसका क्रम सजाने के लिए भी आता है कि पहले शासक कौन आए थे। तो इसमें पहले इंडो ग्रीक शासक आए थे, फिर शक शासक आए, फिर पहल्लव आए, फिर कुषाण आए। इसमें एक चेर शासक का भी उल्लेख है। चेर साम्राज्य बेसिकली दक्षिण भारत का संगम कालीन साम्राज्य था। संगम कालीन साम्राज्य में चेर शासक के अलावा एक दूसरा पांड्य था और तीसरा चोल शासक भी थे। ये सब सवाल पूछे जा सकते हैं अगले बीपीएससी में। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि रोमन साम्राज्य क्या था और रोमन साम्राज्य से व्यापार किस प्रकार से उस समय जो व्यापार किस प्रकार से संचालित होते थे उसके विषय में देख लेते हैं। रोमन साम्राज्य बेसिकली यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका में एक बड़े पैमाने पर फैला हुआ था। आज के भूमध्य सागर के चारों ओर के क्षेत्र को मिला करके एक बड़े भाग पर रोमन साम्राज्य, रोमन एम्पायर खड़ा था। और भारत रोम व्यापार उस समय एक काफ़ी प्रसिद्ध था। भारत रोम व्यापार दो तरीके से होता था, एक स्थल मार्ग से, दूसरा बंदरगाह के मार्ग से होता था। स्थल मार्ग को सिल्क मार्ग कहा जाता था। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि सिल्क मार्ग भारत रोम व्यापार के कारण प्रसिद्ध हुआ। सिल्क मार्ग प्रारंभ होता था चाइना से और सेंट्रल एशिया होते हुए वो रोम साम्राज्य तक पहुंचता था। उस समय सेंट्रल एशिया पर कुषाण शासकों का कब्जा था। अब बंदरगाह के क्षेत्र में जो अरब सागर के बंदरगाह थे उसके माध्यम से भारत रोम व्यापार होता था। इसमें कुछ बंदरगाह के नाम पूछे जा सकते हैं, बीपीएससी में प्रश्न इस पर आ सकते हैं। जैसे एक बंदरगाह था बारबरीकम जो सिंधु के तट पे था, और दूसरा बंदरगाह था अरिकामेडु जो पूर्वी तट पे था। आज के पांडिचेरी के क्षेत्र को उस वक्त अरिकामेडु कहते थे। तीसरा था बेरी गाज़ा जिसको कि आज भड़ौज कहते हैं, गुजरात के क्षेत्र में पाया जाता है। और इसी तरह से केरल में मालाबार तट पर मुजिरिस था, नागपट्टनम था, कावेरीपट्टनम था। ये सभी बंदरगाह थे और इस सब बंदरगाह पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि इनमें से कौन से बंदरगाह के नाम हैं। तो इन सब बंदरगाह का नाम याद रखना ज़रूरी है। बहुत सारे उस समय के जो यूनानी लेखक थे उसके द्वारा भारत रोम व्यापार का उल्लेख किया गया है और उस समय क्या आयात होते थे, क्या निर्यात होते थे, इन सब के बारे में भी उसने विस्तार से लिखा है। जैसे एक लेखक थे प्लिनी, दूसरे लेखक थे पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। एक पुस्तक का नाम है जो कि एक अननोन नाविक ने लिखा था। उस समय के जो इतिहास की जो पुस्तकें हैं उससे ये जानकारी मिलती है और साथ ही साथ पुरातात्विक साक्ष्यों उत्खनन से ये जानकारी मिलती है कि भारत द्वारा उस समय निर्यात किया जाता था बड़े पैमाने पर। जिस तरह से आज भारत आयातक है, उस समय उल्टा था। उस समय भारत एक निर्यातक देश था। निर्यात क्या करते थे, यहाँ पर गोल मिर्च जिसको मसाले कहते हैं, गोल मिर्च, मोती, हाथी के दांत, लोहे की बनी वस्तुएं निर्यात करते थे। इसमें मसाले के में गोल मिर्च का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। गोल मिर्च को यूनान के लोग, रोमन के लोग इतने पसंद करते थे कि इसको यवनप्री नाम दिया गया था। ये प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि यवनप्री क्या था प्राचीन काल में। तो गोल मिर्च को वो लोग यवनप्री कहते थे। इन वस्तुओं के बदले में भारत सोना और चांदी लिया करता था। सोने चांदी की कीमत के आधार पर इन सब वस्तुओं का निर्यात करते थे भारत। इस प्रकार से रोमन साम्राज्य से इतनी बड़े पैमाने पर सोने और चांदी का
निर्यात भारत हुआ कि बाद के जो रोमन साम्राज्य के शासक थे उनको इस व्यापार पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। और यही कारण है कि सोने के सिक्के भी इतने भारत में आए उस समय कि कुषाण शासकों द्वारा सोने के सिक्के चलाए जाते थे। तो ये थे भारत रोम व्यापार के संबंध में कुछ डिटेल। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। इसका उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक है। इन सभी शासकों द्वारा दारुल इस्लाम मुस्लिम शासकों का साम्राज्य दारुल इस्लाम का भाग माना जाता था। यह दारुल इस्लाम का शब्द को समझना जरूरी है। दो टर्म आता है, दारुल इस्लाम और दारुल हर्ब। दारुल इस्लाम का मतलब हो गया इस्लाम का घर, मतलब शांति का घर, शाब्दिक अर्थ है। और इसका रियल मीनिंग ये है कि जहाँ पर शरीयत लागू हो, जहाँ पर इस्लामिक कानून लागू हो, उसको दारुल इस्लाम कहा जाता है। और दारुल हर्ब हो गया इसका उल्टा, जहाँ पर इस्लामिक कानून लागू ना हो। तो उस समय दारुल इस्लाम इन मुस्लिम शासकों के द्वारा इस्लामिक जो शरीयत थे उसी के अकॉर्डिंग हुकूमत किया जाता था। हालांकि इसमें काफ़ी विवाद है, उनके द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर जो व्यवहारिक स्तर पर जो निर्णय लिए जाते थे वो भी इतिहास में दर्ज हैं। अब अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया। तो इसमें से इसका उत्तर है उपयुक्त में से किसी ने नहीं किया था। न अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, न मोहम्मद बिन तुगलक ने, न बलबन ने, न इल्तुतमिश ने। किसी ने भी खलीफा की शक्ति का विरोध नहीं किया था। यहाँ तक कि दिल्ली सल्तनत के जो प्रारंभिक शासक थे इल्तुतमिश, उसने 1229 में बगदाद के अब्बासी खलीफा से मान्यता अधिकार पत्र भी प्राप्त किया था। और दिल्ली सल्तनत के सभी शासक अपने आप को खलीफा का नायब कहता था, खलीफा का एजेंट कहता था। केवल एक शासक कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी द्वारा अपने आप को स्वयं खलीफा घोषित कर दिया गया था। बाकी से सभी शासक खलीफा की शक्ति का सम्मान करते थे। हालांकि आंतरिक हस्तक्षेप किसी भी प्रकार का खलीफा का आंतरिक हुकूमत में किसी भी प्रकार के नहीं था उस समय। ये शासक स्वतंत्र होकर के ही बिल्कुल काम करते थे। खलीफा के बारे में ये जान लेना है कि खलीफा उस समय पूरे मुस्लिम जगत में जो भी इस्लामिक कंट्रीज़ थे उस सब को मिला करके सभी के सर्वोच्च प्रधान माने जाते थे। अब अगला प्रश्न है कि तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। इसका उत्तर है बलबन। आइए बलबन के बारे में कुछ और जान लेते हैं। बलबन की हुकूमत 1265 से 1287 ईस्वी तक रहा। उनके द्वारा एक काफ़ी क्रूर हुकूमत स्थापित किया गया था। उनके द्वारा अपने विरोधियों को कुचल दिया जाता था, जिसको रक्त एवं लौह की नीति कहते हैं। उनके द्वारा चालीसा दल, जो इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया चालीसा दल था, 40 तुर्की सरदारों का ये दल था, उसका दमन कर दिया गया था क्योंकि वो प्रशासन में इंटरफेयर करते थे। इनके द्वारा एक मजबूत सेना का निर्माण किया गया था जिसको दीवाने अर्ज कहा जाता है। इनके द्वारा सिजदा पैबोस अपने दरबार में अनुशासन लाने के लिए सिजदा पैबोस सजदा करने और पैबोस करने की एक पद्धति लागू किया था इनके द्वारा नवरोज़ त्यौहार, जो एक पारसी त्यौहार होता है, उसको लागू किया था दरबार में। इनके दरबार में अमीर खुसरू, जो एक महान कवि थे फारसी के, उनको प्रश्रय इनके द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस मुग़ल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। इसका उत्तर है औरंगज़ेब। देखिए, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे वो सबसे पहले व्यापार के उद्देश्य से ही आए थे भारत, लेकिन जैसे जैसे यहाँ की परिस्थिति से वो अवगत होने लगे, वो युद्ध करने लगे और क्षेत्रों पर अधिकार भी करने लगे। उसकी प्रक्रिया उसने औरंगज़ेब की हुकूमत से ही प्रारंभ कर दिया था। हालांकि औरंगज़ेब ने उसकी विद्रोह को कुचल दिया था और उसके सभी जो अधिकार थे इस देश में, सभी उसकी फैक्ट्रियाँ थी, सबको बंद करवा दिया था। लेकिन बाद में जब उसके दूत आए, ब्रिटिश सरकार के वहाँ से दूत आए, उसके बाद औरंगज़ेब ने उनकी क्षमा याचना को स्वीकार किया था। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं इससे संबंध में कि 1600 में 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी और 1608 में हॉकिंस आगरा में जहांगीर से मिलने आए थे ब्रिटिश सरकार का दूत के रूप में। बाद में उसने सर टॉमस रो आए 1615 में अजमेर में जहांगीर से मुलाकात किए। इसमें हॉकिंस को पद भी दिया था। हॉकिंस जो कि फारसी बोलना जानता था, तो जहांगीर उनसे इन्फ्लुएंस्ड होकर के उनको पद भी दिया गया था उस समय मुग़ल साम्राज्य में, जिसको मनसब कहा जाता था। पद को 400 को मनसब दिया गया था। और सूरत की में अपनी एक जो है कोठी भी उसको खोलने की अनुमति मिली थी।
बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई को प्राप्त करके चार्ल्स द्वितीय, उस समय के जो ब्रिटेन के हुक्मरान थे, उनको दहेज में बम्बई प्रांत प्राप्त हुआ था। बम्बई को अपना अड्डा बनाया और साउथ इंडिया में उसके द्वारा मद्रास के क्षेत्रों में अपनी प्रभाव जमाते हुए उसको वहाँ पर सेंट जॉर्ज जो किला था, किला का नाम था, उस सेंट जॉर्ज किले का निर्माण कराया गया। साउथ इंडिया में गोलकुंडा के जो नवाब थे, गोलकुंडा के जो शासक थे, उससे सुनहरा फरमान प्राप्त किया था। उसने व्यापार करने की अनुमति लिया था, जिसको सुनहरा फरमान कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया था। इसमें से सती प्रथा का प्रारंभ विलियम बेंटिक ने किया था। सती प्रथा का उन्मूलन किया था इसने। दूसरा, उसने ठगों के गिरोह का दमन किया था, इसलिए उत्तर आता है 1-4। इसका मतलब ई आएगा ऑप्शन, इनमें से एक से अधिक। दास प्रथा का उन्मूलन इनके द्वारा नहीं किया गया था। न ही धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाने का नियम इनके द्वारा लागू किया गया था। बेसिकली धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाने का नियम लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। ये बेसिकली ये था कि कोई भी व्यक्ति जो ईसाई धर्म, हिंदू धर्म छोड़ करके या मुस्लिम धर्म छोड़ के ईसाई अगर बन जाते थे, तो उनके सभी जो अधिकार थे ख़त्म कर दिए जाते थे समाज से, सोसाइटी उसका सभी अधिकारों को ख़त्म कर देते थे। उसी को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ये एक नियम लाया कि अगर धर्म परिवर्तन कोई भी व्यक्ति कर लेते हैं तो उसको एक तरह से सुरक्षा देती थी ब्रिटिश सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार। दास प्रथा को उन्मूलन काफ़ी समय बाद 1843-44 में लॉर्ड एलनबरो ने किया था, दास प्रथा का उन्मूलन। इसी तरह से हम कुछ और भी देख लेते हैं कि क्या उसमें उस समय ब्रिटिश सरकार के समय सामाजिक सुधार किए गए थे। इसमें शिशुओं को जन्म लेते ही कुछ जगह पर वध कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। तो इसको रोकने के लिए शिशु वध प्रतिबंध 1785 से 1804 के बीच में जॉन शोर ने बनाए थे नियम, शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1856 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया किया गया और विधवा विवाह की अनुमति प्रदान किया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय में। उस समय प्राचीन काल में विधवा विवाह की अनुमति नहीं थी, जो कुरीति थी, इस कुरीति को दूर किया गया और विधवाओं को विवाह की अनुमति दी गई और उनसे होने वाले बच्चे को भी लीगल राइट्स दिए गए। एक बाल विवाह की प्रथा थी, जिसको कि ये 3 कानून ला करके इसको रोका गया। एक नॉर्थब्रुक के टाइम में, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के टाइम में नेटिव मैरिज एक्ट ला करके 1872 में इसको बाल विवाह को रोका गया। फिर दूसरा एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट 1891 में, 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम में लाया गया और विवाह की उम्र 12 वर्ष निर्धारित कर दिया गया था। इसी तरह से शारदा एक्ट लाया गया था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। लॉर्ड इरविन के समय में 1930 में विवाह की आयु 18 वर्ष कर दिया था बढ़ा करके। तो एक तरह से हम देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम में लाया गया था और शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के समय में 1930 में लाया गया था। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में लाया गया था और हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के समय में लाया गया था। इन सब सामाजिक सुधार को भी याद रखना ज़रूरी है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण कर लिया था। इसका उत्तर है नेपियर। चार्ल्स नेपियर सेनापति थे, उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत थी और लॉर्ड एलनबरो उस समय के गवर्नर जनरल थे, उनके द्वारा सिंध का विलय कर लिया गया था। लॉर्ड एलनबरो के बारे में जान लेते हैं कि इसकी हुकूमत 1842 से 1844 तक रही थी। इनके द्वारा सिंध का विजय चार्ल्स नेपियर के माध्यम से कराया गया था और इनके द्वारा जो नीति अपनाई गई उसको कुशल अकर्मण्य की नीति कहा जाता है। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। इसका उत्तर है 1872। 1872 में लॉर्ड मेयो द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। लॉर्ड मेयो के बारे में जान लेते हैं कि इनके द्वारा अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी और इनकी हत्या एक अफगान ने कर दिया था। अब अगला प्रश्न है कि सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी। ये इम्पोर्टेंट डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका उत्तर है 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दी गई थी। इनके बारे में थोड़ा सा फैक्ट्स जान लेते हैं। भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु ये सभी क्रांतिकारी आंदोलनकारी थे और क्रांतिकारी आंदोलन में ये लोग विश्वास करते थे। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद, उसकी असफलता के बाद जब ब्रिटिश सरकार द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की मूवमेंट पर बैन लगा दिया गया
तब जो युवा थे उस समय के, इन सब युवाओं को लगा कि ब्रिटिश सरकार से प्रार्थना करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। अगर कुछ हासिल वो करना है तो इसके लिए शक्ति का प्रयोग करना होगा, बल का प्रयोग करना होगा, और इसके लिए इसका रास्ता है गोली बम बंदूक। और इसी के लिए इन लोगों के द्वारा जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ थी उनको अंजाम दिया जाने लगा। इसमें से एक महत्वपूर्ण जो क्रांतिकारी गतिविधि थे वो थी लॉर्ड सैंडर्स की हत्या। लॉर्ड सैंडर्स कौन थे? साइमन कमीशन जब भारत आया था तो उस समय साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्यों को रखा नहीं गया था, जिसका भारतीयों द्वारा विरोध किया जा रहा था। इसी विरोध के क्रम में लाला लाजपत राय पर सैंडर्स नाम के पुलिस अधीक्षक द्वारा उस पर लाठीचार्ज किया गया था, और जिसके कारण बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी। तो इसी के विरोध में सैंडर्स की इन सब के द्वारा भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु द्वारा हत्या कर दिया गया था। बाद में ब्रिटिश सरकार के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 1929 में केंद्रीय विधानमंडल में बम भी फेंका था, और इन सब ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा, जो कि मोहम्मद इकबाल ने जिसकी रचना किया था, उसको आवाज़ दिया था, उसको बुलंद किया था। इन सब पर कई प्रकार के मामले, आरोप लगाकर लाहौर षड्यंत्र केस चलाए गए थे। और इन सब में एक ये था कि इन सब का उद्देश्य था कि क्रांतिकारी मार्गों से क्रांतिकारी आंदोलन चलाकर भारत को आज़ाद कराया जा सकता है। इसमें से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद को अल्फ्रेड पार्क 27 फरवरी 1931 को एक मुठभेड़ में, पुलिस की मुठभेड़ में वो मारे गए थे। भगत सिंह भारत नौजवान सभा और लाहौर छात्र संघ जैसे संगठन से भी जुड़े हुए थे। तो ये सब फैक्ट्स थे इनसे जुड़े हुए। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह तीसरे सत्याग्रही कौन थे? इसका उत्तर है ब्रह्मदत्त। हम जानते हैं कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद जो एक असंतोष की भावना उत्पन्न हुई थी भारत में, उस असंतोष की भावना को ठीक करने के लिए और सेकेंड वर्ल्ड वार की पृष्ठभूमि में महात्मा गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन चलाया गया था, जिसमें कि प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे को चुना गया था, दूसरे सत्याग्रही के रूप में जवाहरलाल नेहरू को, और तीसरे सत्याग्रही के रूप में ब्रह्मदत्त को चुना गया था। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? इसका उत्तर है उषा मेहता। उषा मेहता द्वारा राम मनोहर लोहिया और चोटी के अन्य नेताओं के साथ मिलकर के भूमिगत रेडियो का संचालन किया गया था। हम लोग जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेज़ों के विरुद्ध प्रारंभ किया गया था, और आंदोलन प्रारंभ होते ही जो चोटी के सभी नेता थे उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। इसलिए गिरफ्तारी से बचने के लिए बहुत सारे नेताओं ने भूमिगत होकर के आंदोलन चलाया था, जिसमें उषा मेहता भी थे। इनके द्वारा भूमिगत रेडियो का संचालन किया गया था। इसी तरह से सुचेता कृपलानी जैसे नेता और छोटू भाई पुराणिक, बीजू पटनायक, आर.पी. गोयनका जैसे जो चोटी के नेता थे, उनके तरफ भूमिगत रह करके बम, गोला बारूद को इकट्ठा किया जा रहा था और गुप्त संगठन चलाए जा रहे थे। अब अगला प्रश्न है कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? इसका उत्तर है जीवक। बिंबिसार के राजवैद्य थे। बिंबिसार के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। बिंबिसार हर्यक वंश के शासक थे, मगध साम्राज्य के शासक थे, और इनके हर्यक वंश के कुछ अन्य भी शासक थे, जैसे कि अजातशत्रु, उनके पुत्र उदयन। इसमें अजातशत्रु के समय ही प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कराया गया था राजगृह में। ये सबको भी जान लेना ज़रूरी है। इस प्रश्न में विजय सेन और शीलभद्र का भी नाम उल्लेख है। विजय सेन बंगाल के सेन शासक थे, और शीलभद्र एक बौद्ध भिक्षु थे, जो कि बिंबिसार के समय से काफ़ी 500-600 वर्ष बाद उसका अस्तित्व था। अब अगला प्रश्न है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर है इब्ने बख्तियार खिलजी। इब्ने बख्तियार खिलजी द्वारा ही नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किया गया था। अगला प्रश्न है कि बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे? इसका उत्तर है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार के प्रथम गवर्नर थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के बारे में जान लेते हैं। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एडवोकेट थे और बंगाल के एडवोकेट थे, और पहले भारतीय थे जिनको वायसराय की काउंसिल में कानूनी सदस्य के रूप में प्रवेश दिया गया था, और इनके द्वारा 1920 में बिहार और उड़ीसा के गवर्नर के रूप में अपना कार्यकाल प्रारंभ किया।
इस प्रश्न में कुछ अन्य व्यक्तित्व का भी उल्लेख है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, आप सब जानते हैं कि ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे और इनको बिहार केसरी भी कहा जाता है। एक दूसरा व्यक्तित्व का नाम है ब्रजकिशोर प्रसाद। आप जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह के समय में गांधी जी के साथ ये जुड़े थे। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? इसका उत्तर है सिद्धू एवं कान्हू। सिद्धू और कान्हू दोनों द्वारा संथाल विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया गया था। संथाल विद्रोह के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। संथाल विद्रोह 1855-56 में ब्रिटिश सरकार के विरोध में भागलपुर के राजमहल क्षेत्र में जो संथाल जो जनजाति के आदिवासी के लोग थे उनके द्वारा विद्रोह किया गया था। इसका कारण था पुलिस का अत्याचार। जो साहूकार थे, ज़मींदार थे, उनके द्वारा ज़बरदस्ती जबरन वसूली किया जाता था। उनके विरोध में इनके द्वारा किया गया था विद्रोह इतना घातक था कि ब्रिटिश सरकार को यहाँ मार्शल लॉ लगाना पड़ गया था और विद्रोही जो नेता थे उसको पकड़ने के लिए 10,000 का इनाम तक घोषित किया गया था। बाद में 1855 में सिद्धू और 1886 में कान्हू पकड़ा गया और दोनों को मार दिया गया था। अगला प्रश्न है कि बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? इसका उत्तर है 1832। ये प्रश्न काफ़ी कठिन है और काफ़ी रेयर पूछे जाते हैं और ये बिहार में ही घटित हुआ था। अब अगला प्रश्न है कि किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? इसका उत्तर है 1936। पूर्व के वीडियोज़ में मैंने बताया है कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा पहले एक ही प्रांत थे। सबसे पहले उड़ीसा और बिहार को एक साथ अलग किया गया था 1912 में और बाद में 1936 में बिहार को उड़ीसा से भी अलग कर दिया गया। इसका बैकग्राउंड था बंगाल विभाजन। बंगाल का विभाजन 1905 में ब्रिटिश सरकार द्वारा फूट डालो और राज करो की नीति को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इसके तहत दो प्रांत बनाए गए थे बंगाल को डिवाइड करके। एक पूर्वी बंगाल और असम मिला करके एक प्रांत बनाए गए थे और दूसरा प्रांत बनाया गया था पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मिला करके, जिसके कारण भारतीयों द्वारा इसका बड़े पैमाने पर विद्रोह किया गया था। इसी के विद्रोह के क्रम में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जो उस वक्त चोटी के नेता थे, SN बनर्जी, जिसको कांग्रेस उदारवादी नेता भी कहते हैं, उनके द्वारा एक टिप्पणी, एक स्टेटमेंट दिया गया था कि विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है। तो इसका विरोध किया गया था और स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन इस वक्त प्रारंभ हुआ था पहली बार भारत में। इसी के विरोध के स्वरूप में ब्रिटिश सरकार द्वारा 1911 में जब जॉर्ज पंचम की सरकार, सम्राट जॉर्ज पंचम का भारत दौरा हुआ और दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, तो उन्हीं के द्वारा घोषणा किया गया था कि बंगाल विभाजन को रद्द करें और एक नया प्रांत बनाया गया, ब्रिटिश उड़ीसा और बिहार को बना करके, बंगाल से विभाजित करके। और 1912 में ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई थी। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण तथ्य को स्पष्ट करना देना ज़रूरी है, जो आगे आने वाले प्रश्न में पूछे जाएंगे कि जो स्वराज शब्द था 1906 के जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो उसमें उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा किया जा रहा था और ब्रिटिश सरकार से ये मांग की गई थी कि भारतीयों को स्वराज दिया जाए, भारतीयों को अपना ऊपर शासन करने का अधिकार स्वयं दिया जाए। ये मांग को सबसे पहले उठाई गई थी कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। स्वराज शब्द की व्याख्या पूर्व के वीडियोज़ में मेरे द्वारा किया गया था, उसको आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? इसका उत्तर है राजगिरा में प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित की गई थी। हम सभी लोग जानते हैं कि बौद्ध महासभा या बौद्ध जो संगीति हुई थी उससे जुड़े हुए क्वेश्चन प्रायः BPSC में हर वर्ष पूछे जाते हैं। कभी पूछे जाते हैं स्थल के बारे में, कहाँ महासभा आयोजित की गई थी, कभी उसके अध्यक्ष के बारे में पूछे जाते हैं, कभी उस शासक के बारे में पूछे जाते हैं जिसके काल में ये सभा आयोजित की गई, कभी उस महाकाव्य के बारे में पूछे जाते हैं जो इस सभा के दौरान लिखी गई। तो आइए देखते हैं हम चारों महासभा जो अलग अलग समय में अलग अलग शासक के काल में आयोजित की गई थी उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रथम बौद्ध जो सभा हुई थी वो राजगिरा में हुई थी, सप्तपर्णी गुफा में, और इसका समय था 483 ईसा पूर्व मतलब, और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और शासनकाल था अजातशत्रु का, हर्यक वंश के अजातशत्रु का, जैसे कुछ देर पहले मैंने बताया। और इस समय बुद्ध के जो उपदेश थे विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित किए गए थे। द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुई थी जो वैशाली में हुई थी और 383 ईसा पूर्व में, मतलब 100 साल बाद। अध्यक्ष थे साब कमीर या सर्वकामी, इसको कहा जाता है, अलग अलग नाम आता है।
कालाशोक जो शिशुनाग वंश के बाद, हर्यक वंश के बाद जो हुकूमत आई शिशुनाग वंश की, कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और इस समय द्वितीय बौद्ध संगीति के समय ही बौद्ध धर्म में आंतरिक मतभेद हुआ था, जिसके कारण वो दो संप्रदाय में बंट गया था, स्थावीर और महासंघिक में। तीसरा जो बौद्ध संगीति हुआ था वो सम्राट अशोक के, मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था, पाटलिपुत्रा में, पटना में 251 ईसा पूर्व में। और अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्स। और इसमें तीसरा महत्वपूर्ण जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है अभिधम्म पिटक, इससे पूर्व मैंने बताया विनय पिटक, सुत्त पिटक, जो प्रथम बौद्ध संगीति में जिसकी रचना की गई थी, और तृतीय बौद्ध संगीति में तीसरे ग्रंथ अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी। चौथा बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था और ईसा के प्रथम शताब्दी में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र और अश्वघोष कर रहे थे। वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। कनिष्क जो कुषाण वंश के शासक थे, उनके द्वारा इनके शासनकाल में, उनके संरक्षण में चौथी बौद्ध समिति का आयोजन किया गया था। इसमें भी बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बढ़ गए थे, हीनयान और महायान में विभाजन हो गया था। अब हीनयान और महायान में क्या अंतर था ये भी देख लेना ज़रूरी है। हीनयान गौतम बुद्ध को एक मनुष्य के रूप में मानते थे, एक उपदेशक के रूप में मानते थे, जबकि महायान इनकी पूजा करने लगे गौतम बुद्ध, और जो बोधिसत्व थे, जो बौद्ध भिक्षु थे, उसकी पूजा करने लगे। तो यही दोनों में बेसिक डिफरेंसेस था। अब अगला प्रश्न है कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। इसका उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि इनके द्वारा अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या करके सत्ता प्राप्त की गई थी। हालांकि इतिहास में इस पर डिबेट है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का हुकूमत 380 से 412 ईस्वी में भारत में रहा है। और इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि उनके द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई थी। विक्रमादित्य की उपाधि एक महान उपाधि थी, जो कि एक महान शासकों द्वारा अपनी शक्ति को दिखाने के लिए इस उपाधि का धारण किया जाता था। और इनके द्वारा नवरत्नों को, नव विद्वानों की एक मंडली को, जिसको नवरत्न कहा जाता था, प्रश्रय दिया जाता था। इस नवरत्न में कौन कौन आते थे ये भी पूछे जा सकते हैं प्रश्न, ये भी देख लेते हैं। इस नवरत्न में आते थे कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, विताल भट्ट, घटकरपर, वराहमिहिर, वररुचि। नाम थोड़े कठिन हैं, लेकिन बार बार आप इसको रिपीट करेंगे, सुनेंगे तो याद हो जाएगा। इन्हीं के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान आए थे, और इनके द्वारा जो वर्णन किया गया है मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश उसने कहा था फाहियान ने। इनके द्वारा कहीं भी फाहियान के द्वारा सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय का उल्लेख नहीं किया गया है अपने विवरण में। अगला प्रश्न है कि वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी। इसका उत्तर है पुष्यभीति। पुष्यभीति द्वारा वर्धन राजवंश की स्थापना की थी। वर्धन राजवंश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वर्धन राजवंश के ही एक महान शासक थे हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन द्वारा 647 ईस्वी में भारत पर हुकूमत की गई थी। उन्हीं के समय में एक जो चीनी यात्री थे ह्वेनसांग भारत आए थे, और नालंदा बौद्ध विहार में पढ़ाई भी किया था उसने। और बाणभट्ट जो हर्षवर्धन के शासनकाल के इतिहासकार थे, इसी के हर्षवर्धन ने इसको प्रश्रय दिया था। हर्षवर्धन पर एक प्रश्न और बार बार जो पूछे जाते हैं, उनके द्वारा जो कुछ ग्रंथों की रचना की गई थी, उनके ग्रंथों के नाम थे प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। ये सब ऐसे ग्रंथ थे जिनका नाटक थे एक तरह से, और इनकी रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी। इसको भी तथ्य को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब अगला प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसके द्वारा प्रदान किया गया था। इसका उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा बारदोली सत्याग्रह किसान आंदोलन था जो 1928 में आयोजित हुआ था। और इस आंदोलन की खासियत ये थी कि इसमें जो ब्रिटिश सरकार द्वारा लगान की दर में वृद्धि कर दिया गया 30%, और इस लगान के कारण काफ़ी वहाँ के किसानों को परेशानी हो रही थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को वहाँ के किसानों ने एक जिम्मेदारी दिया कि आप इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। उनके द्वारा आंदोलन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया गया, और आंदोलन के सफल होने पर ही गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान किया था। अंग्रेज़ों को अपना कानून वापस लेना पड़ा था इसके कारण। अब अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन 1940 में भारत में भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था।
कैबिनेट मिशन के विषय में इससे पूर्व के वीडियोज़ में भी हमने चर्चा किया है, एक बार फिर से देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन जो इटली प्रधानमंत्री, इटली थे लेबर पार्टी के ब्रिटिश प्रधानमंत्री, उनके द्वारा भारतीयों से वार्तालाप के लिए कैबिनेट मिशन एक 3 सदस्यीय समिति को भेजा गया था। यह अंतिम जो चरण था ब्रिटिश जो सरकार के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन का, उस समय भेजा गया था। इसमें 3 सदस्य थे। इसमें एबी अलेक्जेंडर थे, पैंथिक लॉरेंस थे, स्टेफर क्रिट्स जैसे सदस्य थे और इनका काम था भारतीयों से वार्तालाप करना। इन्हीं के अनुशंसा के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में, और जिसके द्वारा संविधान का निर्माण किया गया और इन्हीं के अनुशंसा पर अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। और इसी अंतरिम सरकार के गठन के विरोध में जो मुस्लिम लीग थे उनके द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को, जिसके कारण बड़े पैमाने पर दंगे हुए थे। इसमें रैमजे मैकडोनल्ड का भी उल्लेख है। रैमजे मैकडोनल्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, जिसके समय में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद 1930, 31, 32 में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे और रैमजे मैकडोनल्ड ही उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इसका उत्तर है 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। हमने आपको बताया था सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि में गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसके पिछले वीडियोज़ में हमने बताया था कि गांधी इरविन समझौता किस परिस्थिति में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत ही महात्मा गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह किया गया था और नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। दांडी मार्च करते हुए 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक 24 दिनों की एक यात्रा की गई थी, दांडी मार्च, और नमक कानून का विरोध किया गया था। साथ ही साथ नमक कानून के साथ साथ सरकारी स्कूल कॉलेज का भी बहिष्कार किया गया था और आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा था और 1931 में गांधी इरविन समझौता करनी पड़ी थी। गांधी इरविन समझौता के बाद ही गांधी जी द्वारा आंदोलन को वापस लिया गया था और ब्रिटिश सरकार को जो भी राजनीतिक जो कैदियों थी उनको रिहा करना पड़ा। जो नमक बनाने का जो कानून था उसको वापस लिया गया और साथ ही साथ गांधी जी इस बात पर भी सहमत हुए कि वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए वो ब्रिटेन जाएंगे और ब्रिटेन में उसके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। हालांकि गांधी इरविन समझौते की आलोचना भी की जाती है कि जी उसी समय 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह की और सुखदेव राजगुरु की फांसी दी जा रही थी, परंतु गांधी इरविन समझौते में कहीं पर भी इस फांसी को रोकने का किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया था, ये आरोप लगाया जाता है। अब अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया? इसका उत्तर है 1929 का लाहौर अधिवेशन। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया जा रहा था और इसी समय पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी ब्रिटिश सरकार से। आपको हम बता चुके हैं कि पहले स्वराज की मांग की गई थी 1906 में दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा। बाद में 1929 में राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था और पूर्ण स्वाधीनता के लक्ष्य को ही रख करके आगे के जो भी आंदोलन किए गए इसी को लक्ष्य में रख कर किए गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन से जुड़े हुए प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और लगातार पूछे जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेना ज़रूरी है जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम उस समय राष्ट्रीय आंदोलन के समय में हुए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से जुड़े हुए थे। सबसे पहले 1896 में 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित गीत वंदे मातरम को गाया गया था और 1907 में जो रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया गया था कांग्रेस का और कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल में। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में ही रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को गाया गया था। लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में लखनऊ पैक्ट हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार द्वारा किया जा रहा था। 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन किया जा रहा था जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। इसमें पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव पास किए गए थे। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया जा रहा था, उसके द्वारा वैज्ञानिक और आर्थिक समाजवाद की बात की गई थी। समाजवाद शब्द की व्याख्या की गई थी और 1938-39 में हरिपुर और त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता
सुभाष चंद्र बोस ने किया था। त्रिपुरी अधिवेशन के समय में ही महात्मा गांधी जी से टकराव के कारण सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था और राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि जो सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जैसे मैंने पूर्व वीडियो में भी बताया था कि एनी बेसेंट थी, जो कि कलकत्ता 1917 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। और भारतीय महिला प्रथम अध्यक्ष थी श्री सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर में। और कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता स्वयं महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। और सबसे ज़्यादा बार कांग्रेस की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ये सब फैक्ट्स थे जिस पर प्रश्न हमेशा पूछे ही जाते हैं। इसको अच्छे से याद रखने की ज़रूरत है, बार बार इसको सुनते रहें रिपीट करके। अब अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था। इसका उत्तर है स्वराज द्वीप। हमने पहले बताया कि जो भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था, उसको प्रारंभ होते हुए जो चोटी के नेता थे उसको गिरफ्तार कर लिए गए थे और कई नेता जो थे वो भूमिगत हो गए थे। इसी में से एक सुभाष चंद्र बोस थे और जयप्रकाश नारायण द्वारा आज़ाद दस्ता का निर्माण कराया गया था नेपाल की तराई में। और सुभाष चंद्र बोस द्वारा भी उसके द्वारा उसने भारत को छोड़ करके वो विदेश चले गए थे और उन्हीं के द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो रास बिहारी बोस ने गठित किया था उसका नाम बदल करके आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया था अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए। और उस आज़ाद हिंद फौज द्वारा ही अंडमान और निकोबार द्वीप पर कंट्रोल कर लिया गया था, उसको कब्जा कर लिया गया था। और अंडमान द्वीप को शहीद द्वीप रखा गया था नाम, और निकोबार द्वीप को स्वराज द्वीप रखा गया था। अपने आंदोलन के समय में ही सुभाष चंद्र बोस द्वारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का नाम उपाधि दिया गया था। आज़ाद हिंद फौज के आंदोलन के दौरान ही सुभाष चंद्र बोस द्वारा सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया गया था और इसका मुख्यालय रंगून बनाया गया था जो बर्मा का हिस्सा था। और रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रानी लक्ष्मीबाई रेजिडेंट बनाया गया था और साथ ही सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड जैसे 3 फौज के विंग्स बनाए गए थे। उसी समय में सुभाष चंद्र बोस द्वारा एक महत्वपूर्ण नारा दिया गया था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुझमें आज़ादी दूंगा। और इसी तरह से इसी समय उनके द्वारा दिल्ली चलो का नारा भी दिया गया था। तो ये सब कुछ तथ्य थे सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए, जो अगर पूछे जाते हैं प्रश्न तो मुझे उम्मीद है कि ये सॉल्व हो जाएंगे आपसे। अब अगला प्रश्न है कि फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी द्वारा आंदोलन को अहिंसात्मक रखने का प्रयास किया गया था, लेकिन कुछ जगहों पर जैसे चौरी चौरा जगह पर जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित था वहाँ पर आंदोलनकारी उग्र हो गए थे और पुलिस की चौकी में आग लगा दिया गया था। इसी के कारण महात्मा गांधी जी द्वारा आंदोलन को वापस ले लिया गया था और कांग्रेस को सरकार ने अवैध घोषित करके महात्मा गांधी जी को 6 वर्षों के लिए जेल की सज़ा दी थी। अब अगला प्रश्न है कि खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? इसका उत्तर है मुजफ्फरपुर। खुदीराम बोस भी क्रांतिकारी थे और प्रथम चरण के क्रांतिकारी थे। इन लोगों का भी विश्वास था कि राष्ट्रीय आंदोलन में जो कांग्रेस की जो गतिविधियां हैं उससे आज़ादी नहीं मिलने वाली है, इसलिए शक्ति का प्रयोग करके ही अंग्रेज़ों को इस देश से भगाया जा सकता है। इसी में एक घटना को इसके द्वारा अंजाम दिया गया था जिसमें जो किंग्सफोर्ड एक जज थे उस समय उनके द्वारा एक गलत फैसला दिया गया था। उसी के विरोध में खुदीराम बोस द्वारा उनके ऊपर बम फेंका गया था, उनकी हत्या का प्रयास किया गया था। 2 क्रांतिकारी थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। इसमें प्रफुल्ल चाकी द्वारा इस घटना को अंजाम देने के बाद आत्महत्या कर लिया गया था और खुदीराम बोस को अंग्रेजों द्वारा पकड़ करके फांसी दे दिया गया था। अगला प्रश्न है कि आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? जैसे मैंने पहले बताया कि आज़ाद दस्ता का निर्माण जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। तो इसका उत्तर ये हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अब अगला प्रश्न है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? इसका उत्तर है बाबू जगजीवन राम को इसमें श्रम विभाग अलॉट किया गया था। हमने पहले बताया कि कैबिनेट मिशन योजनाओं के आधार पर अंतरिम सरकार का गठन किया गया था जिसमें कि मुस्लिम लीग के नेताओं ने इसके में भागीदारी नहीं किया था और पाकिस्तान की मांग पर अड़े रहे और उसके विरुद्ध में उसके द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। लेकिन अंतरिम सरकार गठित हुई थी भारतीयों के द्वारा ही और भारतीय सदस्य ही इसमें। जो अंतरिम सरकार गठित हुई थी उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू
को उपाध्यक्ष बनाया गया था, और उस जो अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष, और विदेश मामले राष्ट्रमंडल से संबंधित मामलों को इनके हवाले किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को होम डिपार्टमेंट दिया गया था, सूचना और जनसंपर्क विभाग दिया गया था, रियासत के एकीकरण से संबंधित मामले को दिया गया था। इसी तरह बलदेव सिंह को रक्षा विभाग दिया गया था, और जॉन मथाई को उद्योग आपूर्ति विभाग दिया गया था। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा विभाग दिया गया था। C.H. भाभा को कार्य, खान और बंदरगाह का विभाग दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था। अरुणा आसफ अली को रेलवे दिया गया था। बाबू जगजीवन राम को श्रम विभाग दिया गया था। ये सब प्रश्न कई बार पूछे गए और बार बार पूछे जाएंगे ही, इसलिए इसको बार बार आपको ध्यान में रखना है, रिपीट करना है। बाद में मुस्लिम लीग के सदस्य भी अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे, जिसमें से लियाकत अली खान थे, आई चुंदरीगर थे, जो योगेंद्र नाथ मंडल थे, गजनफर अली खान थे, अब्दुल रब नश्तर थे। ये 5 लोग थे। आपसे पूछे जा सकते हैं सवाल के लीग के कौन कौन से सदस्य थे, और इनके विभाग भी देख लेते हैं। लियाकत अली खान वित्त विभाग इनको दिया गया था। आई चुंदरीगर को वाणिज्य विभाग दिया गया था, कॉमर्शियल विभाग दिया गया था। जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि विभाग दिया गया था, और इसी प्रकार से गजनफर अली खान को स्वास्थ्य विभाग दिया गया था, और अब्दुल रब नश्तर को संचार विभाग दिया गया था। ये सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भागे थे। हमने बताया कि 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। चोटी के नेताओं को गिरफ्तार करने के बाद जो ज़्यादातर नेता थे वो भूमिगत हो गए। इसी में से एक जयप्रकाश नारायण थे, जिसको हजारीबाग जेल में कैद कर लिया गया था। उनके द्वारा हजारीबाग जेल को फांद करके वो वहाँ से भागे थे और निकले थे, और उसके द्वारा आज़ाद दस्ता का गठन करके और जो भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी भागीदारी किया था। ये बहुत यूनिक सा क्वेश्चन है कि किस अवसर पर भागे थे। इसका उत्तर वैसे दीपावली है, लेकिन बहुत कठिन उत्तर है। मुझे लगता है कि इस प्रकार के प्रश्न पहले नहीं पूछे गए थे कभी। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। इसका उत्तर है कि दिसंबर 1946 इसका उत्तर है। अब संविधान सभा के बारे में कुछ थोड़ा जान लेते हैं। संविधान सभा का गठन, जैसे मैंने बताया कि कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का निर्माण हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग की हिस्सेदारी नहीं थी, उनके द्वारा इसका विरोध किया गया था। और संविधान सभा का गठन जो हुआ था उसमें 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, और पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। बाद में 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार पूछे गए और पूछे जाते हैं कि जो प्रारूप समिति है, एक प्रारूप समिति बनाई गई थी, जो संविधान का प्रारूप, संविधान का जो खाका थी उसका, संविधान के स्ट्रक्चर के निर्माण के लिए एक प्रारूप समिति बनाई गई थी। इसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ये 7 सदस्यीय समिति था। इसके 7 सदस्यों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन कौन सदस्य थे। इसमें पहले सदस्य तो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दूसरे सदस्य थे गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरे सदस्य थे A.K. अय्यर, चौथा कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, 5वां सदस्य थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठे थे A.M. माधव, और 7वां थे D.P. खोतान। इसमें ये जानना जरूरी है कि संविधान सभा में जो सदस्य थे उसका चुनाव भारत की जनता ने नहीं किया था। हालांकि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुने गए थे, लेकिन जो उस वक्त के भारत के जो प्रांतीय सरकार थी, प्रांतीय विधानमंडल, उनके द्वारा ही सदस्यों का चुनाव किया गया था वयस्क मताधिकार के आधार पर। अगला प्रश्न है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं। इसका उत्तर है खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी नाम उस वक्त पड़ा था जब 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। तो नमक सत्याग्रह के विरोध में देश के हर एक कोने से जो बड़े नेता थे उसके द्वारा इसको लीड किया गया था। महात्मा गांधी जो द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा की गई थी। इसी प्रकार से सी राजगोपालाचारी द्वारा दक्षिण भारत में इसका नेतृत्व किया जा रहा था, और उत्तर पश्चिम भारत में खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा था, जिसको सीमांत गांधी नाम दिया गया बाद में। और उत्तर पूर्वोत्तर भारत में रानी गडेलियू द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा था। तो ये सब उसके फीचर्स हैं। अगला प्रश्न है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। इसका उत्तर है ग्वालियर में उसकी मृत्यु हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई पहले झांसी में अंग्रेज़ों से लोहा लिया, और वहाँ पर वो हारने के बाद वो चली गई ग्वालियर में तात्या टोपे के साथ मिलकर उसने विद्रोह किया, लेकिन अंततः वो वीर गति को प्राप्त हुई। और उसके विरुद्ध जो अंग्रेज जो सेनापति लड़ रहे थे उसका नाम था जनरल ह्यू रोज। ये नाम याद रखने की ज़रूरत है। उनके द्वारा एक लाइन उन पर कहा गया था कि भारतीय क्रांतिकारियों में
यहाँ सोई उनके द्वारा रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर एक स्टेटमेंट दिया गया था जो काफ़ी मशहूर है हिस्ट्री में, कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। तो ये थे रानी लक्ष्मीबाई के मृत्यु के संबंध में। इसी प्रकार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से आप सब जानते हैं कि बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किया जा रहा था। इसी प्रकार से देश के अलग अलग हिस्से से इसके जो विद्रोही नेता थे इसके द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था, जिसकी चर्चा मैंने पहले वीडियोज़ में किया है। अब अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था, बंगाल विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, वज्र की तरह गिरा। हमने कुछ देर पहले ही बताया था कि एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी उदारवादी जो नेता थे उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। सरदार उधम सिंह, अगला प्रश्न है कि सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था, इसका उत्तर है जनरल डायर। जनरल डायर ही वो पुलिस अधीक्षक थे जिनके द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में घटित हुआ था, इसके लिए उत्तरदायी था। और हम जान रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड जो रॉलेट एक्ट और की पृष्ठभूमि में हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919 में एक कानून आया था जिसके विरोध में जो उस वक्त के लोकप्रिय नेता थे उनके द्वारा विरोध किया जा रहा था, जिसमें एक महत्वपूर्ण थे डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इनकी गिरफ्तारी ब्रिटिश सरकार द्वारा कर ली गई थी और इनकी गिरफ्तारी के विरोध में ही 13 अप्रैल 1919 को सभी जो वहाँ के स्थानीय लोग थे अमृतसर के जलियांवाला बाग में वो इकट्ठे हुए थे और इसका विरोध कर रहे थे इनकी गिरफ्तारी का। और एक शांतिपूर्ण सभा थी, लेकिन फिर भी इसमें जनरल डायर द्वारा इस पर चारों तरफ से गोलियां चलाई गई थी और इसमें कई सैकड़ों जो भारतीय थे वो मारे गए थे। इसी के विरोध में और जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा अपनी नाइट की उपाधि वापस कर दी गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। और वायसराय की कार्यकारिणी में जो वायसराय जो उस समय के जो भारत के गवर्नर जनरल थे जिसको वायसराय कहा जाता था, उसके एक परिषद थी जिसको कार्यकारिणी परिषद कहा जाता है, उसके सदस्य भारतीय थे शंकर नायर, उनके द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया था। तो ये सब घटनाएं जुड़ी हुई है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ी हुई एक कमेटी थी जो ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित की गई थी जिसको हंटर कमेटी कहा जाता है। हंटर कमेटी द्वारा एक तरह से जलियांवाला बाग हत्याकांड को सही ठहराया गया। हालांकि बाद में ब्रिटिश सरकार के इस कमेटी के विरोध में एक मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक अलग जांच टीम का गठन किया था कांग्रेस द्वारा, और जिसमें इस घटना की निंदा की गई थी। तो ये सारे प्रश्न थे हिस्ट्री से, 67th हिस्ट्री जो बीपीएससी के प्री हुए थे उसके क्वेश्चंस थे जिसको हमने डिटेल से विश्लेषण किया है, जो जुड़े हुए जो फैक्ट्स थे उसको बताया है। आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियोस कितना उपयोगी है और वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू। अब मिलते हैं अगले वीडियोज़ में अगले वर्ष के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू अगेन।